हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चंस उनमें पूछे जाते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन, वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने रखे हुए हैं और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखे तो उसके आंसर मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आप अपने आप उसके आंसर बता पाएंगे, क्योंकि इससे टॉपिक से रिलेटेड आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स यानी कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। इसका अनदर नाम भी है। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें, उत्तल दर्पण को हम अपसारी लेंस भी दर्पण भी कहते हैं, और अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर होते कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अब जब ये दो गोलीय दर्पणों का ही पार्ट है तो इसका मतलब ये गोले का ही भाग है, दोनों ही दर्पण एक गोले का भाग है। अब हमने एक बॉल एज्यूम कर ली। यहाँ पे मैंने ये 2 डायमेंशन है, मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, लेकिन आपने एज्यूम करनी है एक बॉल जो कि 3 डायमेंशन बॉल एज्यूम की। और बॉल भी कांच की बॉल आपने एज्यूम करनी है, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, यानी कि आपको कांच की बॉल है, आर पार दिखाई दे रहा है उसमें से। अब उस बॉल को हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि उसको हमने 2 भागों में बीच में से ऐसे काट लिया। जब आप बॉल को ऐसे काटोगे तो आपके पास दो कटोरे मिलेंगे, 2 बॉल मिल जाएंगे आपको। इधर वाला एक बाउल मिलेगा, इधर वाला एक बाउल मिलेगा। और ये दोनों बाउल कैसे हैं? अभी ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है। अभी ये दर्पण नहीं है। दर्पण कब बनता है? दर्पण जब बनता है जब किसी कांच के टुकड़ा जो कि आर पार दिखता हो, उसका एक तरफ हम पॉलिश करते हैं। पीछे की सतह पॉलिश करेंगे तभी तो सामने हमें उसमें अपनी इमेज दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, जो ये पहले वाला बाउल है इसको हमने अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया। ये डॉटेड जो ये लाइन जो मैं लगा रही हूँ इसका मतलब है पॉलिश कर दिया। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये जो पॉलिश होती है किसकी की जाती है? ये सिल्वर नाइट्रेट की जाती है। अगर कोई अच्छा मिरर है, यानी कि जो अच्छे मिरर बनाए जाते हैं बेस्ट मिरर के लिए, ये पॉलिश किसकी की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल की पॉलिश की जाती है, क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और जितनी ज्यादा कोई भी मिरर जितनी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अंदर हम अपनी अगर इमेज देखेंगे वो उतनी ही क्लियर दिखाई देगी। तो सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। अब दूसरा जो बाउल है उसको हमने अंदर की तरफ से ना करके बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया। तो ये दोनों अलग अलग 2 मिरर बन चुके हैं अब हमारे पास। अगर हम इसकी बात करें जिसमें कि बाहर वाला उठा हुआ सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, उसको तो हम बोल रहे हैं उत्तल दर्पण। और जिसमें अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उसको हम बोल रहे हैं अवतल दर्पण, यानी कि कनकेव दर्पण। अब इसको याद करने का तरीका आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, जिसको कंफ्यूजन होती है कि कनकेव मिरर जब हम कन्वेक्स मिरर जब हम कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स तो मुंह से हवा बाहर की तरफ निकलती है। बाहर की तरफ निकलती है, इसका मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? जो बाहर वाला सरफेस है, उठा हुआ सरफेस। अगर हम कनकेव बोलते हैं, बोलकर अगर हम देखते हैं तो कनकेव हवा अंदर की तरफ आ रही है मुंह में, तो इसका मतलब जो कनकेव मिरर कौन सा होगा? जिसमें अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। समझ में आ गया? इसके बाद दूसरी बात आती है कि कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत बार कन्वेक्स मिरर ना लिखकर डाइवर्जिंग मिरर लिख दिया जाएगा। तो जब आपको मिरर ही समझ नहीं आएगा कि कौन सा उत्तल पूछ रहा है या अवतल, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो जिनको कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड, वो ऐसे याद कर सकते हैं कि कनकेव को कन्वर्जिंग कहते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग। लेकिन जिनको दिक्कत है याद करने में, वो एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर हम कन्वेक्स और कनकेव की स्पेलिंग को देखें तो कन्वेक्स की स्पेलिंग छोटी है, 6 लेटर्स हैं इसमें, और जो कनकेव की स्पेलिंग है वो बड़ी है, 7 लेटर्स हैं। इसी तरह से डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। डाइवर्जिंग की छोटी स्पेलिंग है, 9 अल्फाबेट इसमें 9 लेटर्स हैं, और कन्वर्जिंग में 10 है। तो आपने याद कर लेना कि कन्वेक्स अगर छोटा है इसकी स्पेलिंग, तो डाइवर्जिंग जो छोटे वाली स्पेलिंग होगी वही उसका अदर नेम होगा, और कनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। अब इनका मीनिंग क्या है? डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या है? डाइवर्स का मतलब होता है फैला देना, फैलाना होता है, यानी कि उसके ऊपर फैलाना। इसका मीनिंग होगा कि अगर हम, जैसे ये कन्वेक्स मिरर है, इसके ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं, पैरेलल लाइट, मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट हमने डाली,
तो ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, दूर चली जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इससे रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद ये दूर जा रही हैं, फैला देता है। यानी कि आई तो सीधी थी, ये रेस पैरेलल आई थी, यहाँ से पैरेलल आ रही थी, लेकिन जैसे ही टकराने के बाद गई क्या चली गई, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यानी कि डाइवर्स का मतलब होता है फैला देता है। यानी कि कन्वेक्स मिरर पर अगर हम लाइट, पैरेलल लाइट डालते हैं तो उसको फैला देगा, तो इसीलिए उसको डाइवर्जिंग कह रहे हैं। कनकेव को हम कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, एक जगह पे फोकस कर देना, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देना, फोकस कर देना। यानी कि ये कनकेव है, अगर इस पर हम कनकेव पर लाइट डालते हैं तो ये फैलाने की बजाय क्या करता है, इनको एक तरफ ले आता है। मान लो यहाँ से लाइट आई, इधर आ जाएगी, यहाँ से लाइट आई और इधर आ जाएगी। यानी कि क्या किया उसने, आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद ये दोनों रेस को क्या कर दिया, यहाँ पर फोकस कर दिया, तो इसको कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब इसके बाद इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो अगर हम देखें, हमने एज्यूम कर लिया कि हम ये कौन सा मिरर है, इसमें अंदर वाला भाग है रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है कि अगर हम इधर खड़े होंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो ही हमें अपनी इमेज दिखाई देगी। अगर हम यहाँ खड़े हो गए तो हमें यहाँ कोई इमेज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ तो पॉलिश है पीछे वाला पार्ट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है जहां से हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, जिस सरफेस में, उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो ये हमने अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो कनकेव, ये कनकेव है क्योंकि हवा अंदर की तरफ आ रही है। अब पॉइंट आते हैं सबसे पहले पोल पर। पोल क्या है, इस मिरर का जो मिडल पॉइंट होगा, इस मिरर का जो मिडल पॉइंट होगा उसको हम पोल बोलते हैं, या मुख्य बिंदु, मध्य बिंदु बोलते हैं, पी। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य एक्स। अब इस मध्य बिंदु से जाती हुई एक सीधी रेखा अगर हम खींच देते हैं, इसको हम मुख्य एक्स या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो मिरर है ये किसी ना किसी एक गोले का भाग है, एक सर्कल का भाग है। तो अगर हम इसको कंप्लीट कर दें, इस गोले को, जिसका भी ये भाग था इस मिरर, तो इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। वो जो सेंटर है वही इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये जो कर्व बना हुआ, ये कर्व है, इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ है, यानी कि ये कौन से कर्व वाले गोले का सेंटर है। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। अब इस गोले की जो रेडियस होगी वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और वो कितनी है, वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेंटर से, अब सेंटर से सर्कल के ऊपर कहीं पर भी बिंदु डालोगे, उसके बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस। तो ये हमारा सेंटर था, और ये बिंदु हम पी चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, कहीं भी ले, लेकिन पी तो यही होगा, हम अदर पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, ABC। तो ये C से P के बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। उसके बाद आते हैं फोकस पर। फोकस का पॉइंट कौन सा होता है, फोकस होता है, मान लो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का मतलब आप कैंडल कह सकते हो, ऑब्जेक्ट का मतलब आप बल्ब कह सकते हो, जिससे रोशनी आ रही है। मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा और उससे जो रे ऑफ लाइट है, जो किरणें हैं, वो इस पे आ रही हैं। तो इस पे आ रही हैं, तो इस पे बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी, कितनी भी आ सकती है, लेकिन हम कितनी एज्यूम कर रहे हैं, हम एक बार 2 एज्यूम कर रहे हैं कि 2 रे आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं लेकिन एज्यूम 2 कर रहे हैं। तो जैसे ये पहली लाइट यहाँ आई, जैसे ये टकराएगी तो आपको पता है जो ये कनकेव मिरर है ये कैसा है, ये इकट्ठा करने वाला है, ये कन्वर्ज करने वाला है। तो क्या अंदर की तरफ लेके आएगा किरणों को, और सॉरी ये यहाँ से नहीं आएगी, इसको इसके C से ना जाने के बजाय ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। अब अगर हम, क्योंकि ये नियम होता है रिफ्लेक्शन का कि कोई भी पैरेलल रे, जब कोई भी पैरेलल रे अगर उस पे मिरर पे गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही जाएगी। तो अगर हम ये देखें तो ये तो हमारा मिरर, ये C था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ से लाइट आई तो ये कहाँ, यहीं से कहीं किसी बिंदु से चले गई। इसी तरह से अगर ये लाइट यहाँ से आई तो ये इस बिंदु से चली गई। तो यहाँ पे जहां पर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि मिरर से टकराने के बाद ये दोनों रे जहां मिल रही है, वो क्या है, हमारा फोकस पॉइंट है। और फोकस पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में होता है। चाहे ड्रॉ मेरे से मिडल में ना हुआ हो, लेकिन एग्जैक्ट मिडल में होता है।
और फोकल फोकल इसके बाद है फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगा, फोकस और जो पी पॉइंट है इनके बीच की जो दूरी है उसको स्मॉल एफ से हमने डिनोट कर दिया, ये है फोकल दूरी। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, वो आप डिनोशन जो भी आप डिनोट करना चाह रहे हो किसी से भी कर सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से, तो आप फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से दिखा दो, और यहाँ पे फोकस को स्मॉल एफ से दिखा रखा है तो यहाँ पे आप इसको फोकस को स्मॉल एफ से दिखा दो। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किससे डिनोट करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि वो पॉइंट क्या होता है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे पूछा जाता है। अभी अभी मैंने कहा कि हमेशा जो फोकस होता है वो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच में होगा। कहने का मतलब है कि जो फोकस दूरी होगी, जो फोकस दूरी है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होगी, आधी होगी, क्योंकि सी और पी के बीच की दूरी क्या है, सी और पी के बीच की दूरी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और हम कह रहे हैं फोकस बिल्कुल आधे में होगा, आधे में होगा तो आर का कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है कि किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी जाए, मान लो क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो उसकी फोकल लेंथ बताइए, तो आप बता दो कि 5 मीटर है। या फिर हो सकता है कि फोकल लेंथ आपको 5 मीटर दे दी जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये टेबल, ये इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको ये रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसको हम समझेंगे कि कैसे। इस टेबल में है क्या, इस टेबल में ये है कि अगर हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अलग अलग जगह पे रखते हैं, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है, कि वो रियल बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, वास्तविक बनेगी, आभासी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, ये आपको याद रखना है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे बनेगी ये। सबसे पहले हम ये देखें, अब ये कौन सा मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में अब अलग अलग केसेस है। मान लो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा। ये जो डॉटेड लाइन दिखा रही है, डॉटेड लाइन ये बता रही है कि जो किरणें आ रही हैं ये इतनी दूर से आ रही हैं कि हम मेजर ही नहीं कर पा रहे उनको इन्फिनिटी। कहने का मतलब है हम इस इन्फिनिटी वाले सोर्स को सन मान सकते हैं। सन बहुत ज्यादा दूरी पर है और हम मान लो अर्थ पर खड़े होकर कनकेव मिरर लेकर सन की इमेज बनाना चाह रहे हैं। तो हम जब ये रूल है, अगर इन्फिनिटी से बहुत दूर से अगर रेज आएंगी तो वो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर ही आएंगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आ सकती, सीधी आएंगी, ये नियम है। अब हमें ये इमेज याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद करना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, ये इमेज है यहाँ पे। इमेज कब बनती है, जब टकराने के बाद रेज जहां इकट्ठी मिलेंगी, जहां फोकस हो जाएंगी, वहीं पर उनकी इमेज हमें दिखाई देगी। इमेज की क्या कंडीशन है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां भी रेज मिलेंगी वहीं पर हमें इमेज दिखाई देगी। तो हमें ये इमेज फॉर्मेशन नहीं समझनी है, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, इसमें यहाँ जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस पे सिर्फ जरूरत है हमें, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी है, फोकस पर बनी है। और अगर हम देखें तो फोकस पर ये इमेज बनी है, पॉइंट साइज, बिंदु साइज की इमेज बनी है। हम क्या मान रहे हैं, सन को मान रहे हैं। सन तो बहुत बड़ा है, सन बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी इमेज क्या बनी है, पॉइंट साइज, यानी कि बहुत छोटी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। पहली चीज याद रखना, फोकस पे। दूसरा, कैसी बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी, वेरी डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत ही छोटी। अब दूसरा सिचुएशन आ जाते हैं। अब मान लो हमने इन्फिनिटी से उठाकर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आए, सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के कहीं बीच में रख दिया, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। अब ये पोजीशन कौन सी है, यहाँ लगभग इन्फिनिटी था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये यहाँ पर बीच में कहीं रख दिया। इस पोजीशन को हम बोलते हैं बियॉन्ड सी, यानी कि सी से आगे, दूर, सी से दूर। अब हमने मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। अब ये कैंडल हो सकती है, कोई भी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे रोशनी निकल रही है। अब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी फोकस और सी के बीच में। अब आप एक चीज आपने ध्यान की होगी, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ मूव करवाया है, ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाया है टुवर्ड द मिरर, क्योंकि इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से उठा के हम आगे ले आए हैं। यानी कि अगर हम मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके आते तो इमेज कहाँ सरक गई, इमेज पहले फोकस पे बन रही थी,
ऊपर वाले में अगर हम देखें फोकस पे बन रही थी, अब इमेज कहाँ सरक गई, इमेज अब मिरर से दूर चली गई थोड़ी सी। यानी कि ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाएंगे इमेज कहाँ चल जाती जा रही है, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाती जा रही है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। उसके बाद दूसरी चीज, अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में थोड़ी सी सरक गई इधर। दूसरा जो साइज अगर हम देखें तो इसका साइज, अगर हम ये साइज देखें, ये साइज और ये जो ए डैश बी डैश का साइज है साफ दिख रहा है, छोटा है। यानी कि इमेज कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है। इसमें भी स्मॉल बनी थी, इसमें भी स्मॉल ही बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी। दूसरा जो इमेज है वो उल्टी बन रही है। अगर हम ये देखें ऑब्जेक्ट का जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा इसका एरो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे हम देखें तो एरो नीचे की तरफ है। यानी कि इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि उल्टी बनने वाली सारी की सारी इमेज कैसी होती है, रियल होती हैं, वास्तविक होती हैं। उल्टा अगर हम देख रहे हैं किसी भी चीज में अपना चेहरा, इसका मतलब वो जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वास्तविक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे हमने इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा आगे ले आए थे, और थोड़ा सा आगे ले आए हम ऑब्जेक्ट को। अब की बार हमने सी पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा तो हमें क्या मिला कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, उसी पोजीशन पे बन रही है, सेम साइज की बन रही है। अगर हम देखें ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज की हाइट बिल्कुल सेम है, सेम साइज की बन रही है, लेकिन उल्टी बन रही है। उल्टी बन रही है तो कैसी है, रियल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, अब सी से थोड़ा और आगे आ गए। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया। अब जब हमने इसको सी और एफ के बीच में रखा तो आगे, पिछली बार कहाँ बन रही थी, सी पे बन रही थी। इस बार क्या हुआ, और थोड़ी आगे चली गई। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ से इनको फॉलो करते चल रहे हैं तो हम ये एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर की नजदीक लाते जा रहे हैं, इमेज दूर भागती जा रही है। उससे पहले फोकस पे थी, फिर फोकस से थोड़ा और उधर चली गई, फिर सी पे आ गई इस केस में, और अब सी से भी इमेज कहाँ बन रही है, अब ये वाली इमेज बन रही है, सी से भी इधर बन रही है। अब इमेज का साइज, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं साइज क्या हो गया, इसमें साइज बड़ा होना शुरू हो गया। पहले तो यहाँ पे छोटा था, पहले केस में इसमें भी छोटा था, इसमें बराबर हो गया था। अब इसमें क्या हो गया, बड़ा होना शुरू हो गया है। अब हम क्या किया, हमने और ऑब्जेक्ट को और इधर ले आए। अब की बार कहाँ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया। इस केस में हमने फोकस पे रख दिया। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे, जैसे पहली रे यहाँ से आकर इधर चली गई थी, एक रे यहां से गई और टकरा के इसी पोजीशन से वापस आ गई है, इसी से वापस आ गई। अगर हम अब इनको देख रहे हैं तो ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हैं ये कहीं पर भी मिल नहीं रही हैं, मीट नहीं हो रही हैं। और अगर ये कहीं नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, हम तो वहां इमेज मानते हैं जहां पर ये मिलती हैं। जैसे हर केस में यहाँ मिल रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन तो यहाँ इमेज बनी थी, यहाँ मिल रही थी तो यहाँ इमेज बनी थी, यहाँ मिल रही थी तो यहाँ मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है इसका मतलब क्या है, हम ये एज्यूम करते हैं ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। कहने का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है हमने तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को और फोकस से आगे ले आए, और नजदीक ले आए हम मिरर के, फोकस से उठाकर हमने इसके पोल और फोकस के कहीं बीच पे रख दिया। ये सबसे अलग केस है और इम्पोर्टेंट केस भी है। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, जब हम इसको फोकस और पोल के बीच में रखा हमने तो अब की बार जो इमेज है वो मिरर के सामने बनने की बजाय मिरर के पीछे बन रही है। और मिरर के पीछे बन रही है इसका मतलब ये वास्तविक तो नहीं है, क्योंकि मिरर के पीछे रेज थोड़ी ना जाएंगी आगे। हम एक्चुअल में रेज जो मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, वो सिर्फ आगे मिल सकती हैं, पीछे तो नहीं मिल सकती। तो ये इमेज कैसी है, आभासी है, और तभी ये कैसी है, सीधी है। क्योंकि पिछली वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं कि सीधी बनने वाली सभी इमेज कैसी होती हैं, आभासी होती है। हम जो अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, रोज सुबह ड्रेसअप होते हैं, उसमें हम सीधा दिखाई देता है, इसका मतलब हमारा इमेज कैसे, आभासी है। तो यहाँ पे ये एक केस ऐसा है कनकेव मिरर का जिसमें वो आभासी इमेज बनाता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और सीधी बनाता है। बाकी सभी केस में कैसी बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड।
तो इसमें अब हम क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, अगर कनकेव मिरर में हम किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर की तरफ लेके आते हैं तो इमेज कहाँ जाती है, उससे दूर भागती है, पहले दूर जाती है, पास आती है, इस तरह के क्वेश्चन आपने सुने होंगे। तो आपने ध्यान रखना है, अगर हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते हैं कनकेव मिरर के तो इमेज हमेशा दूर जाएगी मिरर से, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज बनेगी फोकस पर, और अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी की। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गई है, यानी कि अगर हमने इन दोनों केसेस में इमेज और ऑब्जेक्ट का जो स्थान है वो हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आ जाएं इस केस पे। अब ये पूछा जाता है कि कनकेव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है, तो कनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक केस को छोड़कर, एक एक्सेप्शनल केस है इस केस को छोड़कर। तो आपने याद रखना है, ऑल कनकेव मिरर मेक्स ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस एक्सेप्ट वन केसेस इन विच, कौन सा केस है वो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है फोकस और पोल के बीच में, तब ये हमारा सबसे अलग बनाएगा, इसमें हमारा सीधा और वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कनकेव मिरर की वो कंडीशन बताइए जिसमें इमेज वर्चुअल भी बनती है और सीधी भी बनती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए उसके फोकस और पोल के बीच में रखा होना चाहिए, सबसे नजदीक होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है कि कनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज बिल्कुल सेम साइज की बने, यानी कि साइज सेम होना चाहिए लेकिन उल्टा बने। तो वो कौन सा केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेम साइज की बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी। दूसरा चीज, जो कनकेव मिरर है वो कहाँ यूज होता है, वो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, शेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है। अगर आप सैलून जाते हो तो वहां पे जो शेविंग मिरर होते हैं उनमें कनकेव मिरर यूज किया जाता है। तो उनमें कौन सी कंडीशन यूज की जाती है, उनमें ये वाली कंडीशन यूज की जाती है कि डेंटिस्ट कनकेव मिरर को कहाँ रखता है, दांत के इतने, दांत यानी कि मान लो ये हमारा दांत है तो दांत कहाँ होना चाहिए, उस मिरर के फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, तब दांत की सीधी इमेज दिखती है। अगर वो फोकस से दूर ले जाएगा यानी कि मिरर को हमारे दांत से दूर रखेगा तो कैसी बनेगी, हमें दांत कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। सेम शेविंग मिरर्स में भी है, अगर हम अपने चेहरे से दूर उसके फोकस से दूर रखते हैं अपने चेहरे को तो हमें उल्टा दिखाई देता है, इसीलिए हमेशा नजदीक रखा जाता है। अब ये शेविंग मिरर और डेंटिस्ट में यही यूज क्यों किया जाता है, सिंपल क्यों नहीं यूज किया जाता? अगर हम सिंपल मिरर यूज करेंगे तो सिंपल मिरर की कंडीशन होती है कि जितना साइज का इमेज होता है उतना ही साइज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का इमेज दिखेगा। दांत अगर आपका 1 सेंटीमीटर लंबा है तो 1 सेंटीमीटर ही दिखेगा, लेकिन इस केस में आप अगर देखो तो साइज ऑब्जेक्ट का छोटा है और इमेज का बड़ा है, यानी कि साइज बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा हो जाता है तो दांत को देखना यानी कि उसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो देखना इजी हो जाता है। तो सीधा भी दिखाता है और मैग्नीफाई करके दिखाता है। बड़ा करके दिखाने का मतलब होता है मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा करके दिखाना, उसकी जो इमेज है उसको बड़ा करके दिखाना, उसको हम मैग्नीफाई करते हैं। तो ये रीजन है कि ये कनकेव मिरर ही यूज किया जाता है जहां पे हमें बड़ी इमेज भी चाहिए और सीधी इमेज भी चाहिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर यूज होता है एक तो व्हीकल्स की हेडलाइट में, व्हीकल्स की जो ये हेडलाइट्स हैं यहाँ पे कनकेव मिरर यूज होता है। शेविंग मिरर्स में यूज होता है, शेविंग मिरर हो, डेंटल मिरर हो, या ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी कौन से होंगे, ईयर नोज और थ्रोट वाले होंगे जो, वो सभी क्या यूज करते हैं, वो सभी यूज करते हैं कनकेव मिरर। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इन सभी में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा दांत है, जैसे हम ये देखें तो यहाँ पे देखो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई, उसकी जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। मेकअप मिरर्स में भी, ताकि हमारा चेहरा बड़ा दिखाई दे।
सोलर फर्नेस, जो सोलर फर्नेस होते हैं, सोलर कुकर कह सकते हैं हम, सोलर कुकर होते हैं, उनमें कनकेव मिरर यूज होता है। जैसे ये अगर छतरी देखें हम, ये कनकेव मिरर की तरह काम कर रही है, अंदर की तरफ है ना ये, क्योंकि अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इसके जो फोकस पे होता है, जो भी चीज हमें पकानी होती है या जिसको हमें हीट देनी होती है, उसको हम इसके सेंटर पे रखते हैं। क्यों सेंटर पे इसके फोकस पे रखते हैं? फोकस पे क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको पता है जब भी सूर्य से किरणें आएंगी, सूर्य से किरणें कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने के बाद सारी की सारी किरणें कहाँ से जाएंगी? उसके फोकस से होके जाएंगी। क्योंकि आपको पता है, पहले आपने पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है? फोकस पे। इसका मतलब जो सन की सारी रेज आ रही है वो कहाँ कंसंट्रेट होंगी? उसके फोकस पे। तो जहां कंसंट्रेट होंगी सारी रेज, वहां पे हीट प्रोड्यूस करेंगी, और जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं या जिसको हम हीट देना चाह रहे हैं, पकाना चाह रहे हैं, वो इजिली उसमें यूज होगा। उसके बाद सर्च लाइट में और टॉर्चेस में और सर्च लाइट में भी क्या यूज होता है? कनकेव मिरर यूज होता है। आप ये देख रहे हो ना, जो लाइट होती है, ये आगे वाला इस शीशे की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ये मिरर नहीं है, ये तो सिर्फ इसको हम एक लेंस कह सकते हैं, ग्लास कह सकते हैं। टॉर्च ऐसे होती है, पीछे से ऐसे होती है और ऊपर से हम यहाँ से ग्लास लगा देते हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो मिरर लगा होता है ये कनकेव मिरर लगा होता है। उसके बाद हम कनकेव मिरर हमने पढ़ लिया। उसके बाद है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मींस उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें, कहाँ इमेज बनेगी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग केस नहीं पढ़ने, इसमें सिर्फ 2 ही केस पढ़ने हैं। कारण क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। अगर हमने, ये है कनकेव मिरर में क्या होता है? उठा हुआ सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ये वाला पॉलिश होता है, ये वाला पॉलिश होता है। अब मान लो इसमें हमने सबसे पहले किया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो जो रेज आएंगी, अब इसका काम क्या है? इसका हमने दूसरा नाम पढ़ा था कि जो कन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि फैला देता है किरणों को। देखो यहाँ से रेज आई और ये दूर चली गई, यहाँ से रेज आई और ये दूर चली गई, यानी कि किरण फैल गई है, ये मिलेंगी नहीं। अब अगर मिलेंगी नहीं तो कहीं पर भी इमेज हमें दिखाई नहीं देंगी। तो क्या एज्यूम हमें क्या होता है कि ये रे अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, अपीयर होता है, हम एज्यूम करते हैं कि ये कहीं पीछे मिल रही है। तो जहां ये पीछे मिलेंगी, जहां मिलती हुई हमें दिखाई देंगी, अपीयर होंगी, वहीं पर हमें इमेज दिखेगी। यानी कि अगर सन, यहाँ पे सन था, हम सन की इमेज बना रहे हैं, तो सन की इमेज हमें कहाँ दिखाई देगी? मिरर के पीछे दिखाई देगी। और मिरर के पीछे दिख रही है तो वास्तव में तो वहां रेज मिल नहीं रही, वहां तो सिर्फ आभासी इमेज बन रही है। तो कनकेव, जो कन्वेक्स मिरर है, वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल। और आप कनकेव को याद रखोगे, कनकेव हमेशा रियल बनाता है, सिर्फ एक केस को छोड़कर, और ये कभी रियल नहीं बनाएगा, ये हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा। तो पहला केस, अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो कहाँ बनेगी इमेज? फोकस पर बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी। दूसरा केस, अब हमने पिछले केस में क्या किया था? हम थोड़ा थोड़ा सरकाते लाए थे, थोड़ा सा बियॉन्ड सी आ गए, फिर सी पर आ गए, फिर सी और एफ के बीच में आ गए, फिर पी के एफ पर आ गए। हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सरका के लेके आए थे ऑब्जेक्ट को। इसमें हमने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे, लेकिन इमेज हमेशा ही एक ही पोजीशन, मतलब एक ही, लगभग एक ही पोजीशन और एक ही लगभग साइज की बनी, कुछ अलग अलग नहीं बनी। तो इसीलिए हम इसमें एक ही केस करते हैं। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, इमेज हमेशा ही छोटी बन रही है, फोकस और पोल के बीच में बन रही है, हमेशा छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी और वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, आभासी बनेगी और छोटी बनेगी। यानी कि इसमें हमने और अलग अलग केस नहीं पढ़ने। अब एक चीज और आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि उस, जो अगर हम पिछले मिरर की बात करें तो इसमें जो फोकस था वो तो इधर सामने था, मिरर के सामने फोकस है सभी केसेस में, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे फोकस पीछे की तरफ है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो आभासी होता है, वो मिरर के पीछे ही होता है, मिरर के सामने नहीं होता। और इसका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे होगा। क्यों? क्योंकि कर्व इसका इस तरफ है, कर्व इस तरफ है तो सर्कल भी इसी तरफ बनेगा ना, और सर्कल इस तरफ बनेगा तो सर्कल का सेंटर भी इधर ही होगा। तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सब आभासी होते हैं, इमेज भी ये आभासी ही बनाता है और हमेशा छोटे साइज का बनाता है। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या होंगे इसके?
कहाँ कहाँ यूज होता है? रियर व्यू मिरर, हमारे जो गाड़ियों में जो शीशा लगा होता है वो उसमें, और ये साइड में जो साइड व्यू मिरर होता है इसमें, या फिर हम कह सकते हैं सिक्योरिटी के लिए जो एटीएम्स में या किसी भी जगह पर सिक्योरिटी के लिए जो मिरर लगाए जाते हैं, और स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर जो होते हैं उनमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है। अब इसका रीजन क्या है इसका यूज होने का? अगर हम अपने व्हीकल में, गाड़ी में, अपनी बाइक में या स्कूटी में अगर हम देखें तो साइड में अगर हम मिरर किस लिए होता है कि पीछे से आने वाली चीजें हमें दिखाई दें। अगर मान लो यहाँ पे आपने कन्वेक्स की बजाय प्लेन मिरर लगा दिया, तो प्लेन मिरर की एक खासियत है कि वो क्या करेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज दिखाएगा। यानी कि अगर मान लो पीछे से बस आ रही है तो आपके तो व्हीकल, आपके जो मिरर में है आपको तो पूरी बस भी पूरी नहीं आएगी उसमें तो, और आप पीछे वाला तो रोड दिख ही नहीं पाएगा कि और क्या आ रहा है, यानी कि आसपास का रोड दिखेगा ही नहीं। तो हमारा पर्पज क्या होता है? हमारा पर्पज होता है ज्यादा से ज्यादा पीछे का व्यू हमें पता चले कि सड़क पे पीछे से कितने व्हीकल आ रहे हैं, कितनी दूरी से आ रहे हैं। तो वहां पे प्लेन मिरर यूज नहीं हो सकता, प्लेन मिरर कट हो गया। अब हम कहें कि कनकेव क्यों नहीं यूज हो सकता? कनकेव कैसी इमेजेस बनाता था? कनकेव क्या है कि जब मान लो बस हमसे दूर है, तो दूर आ रही है तो हमें अपने मिरर में कैसी दिखेगी? उल्टी दिखेगी, क्योंकि वो हमें पता है वो कैसी इमेज बनाता है, रियल, और रियल कैसे होगी? उल्टी। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा, नजदीक आते आते साइज भी चेंज होता जाएगा, और जैसे बहुत नजदीक आएगा तब जाके वो बस हमें सीधी दिखेगी, क्योंकि जब वो मिरर के फोकस और पोल के बीच में आती है तब वो सीधी इमेज बनाता है। तो वहां पे वो भी यूज नहीं कर सकते, कन्वेक्स ही करेंगे, कन्वेक्स मिरर ही यूज करेंगे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की खासियत होती है, एक तो हमेशा सीधी इमेज दिखाएगा, आभासी इमेज दिखाएगा, दूसरा छोटी इमेज दिखाएगा, यानी कि अगर बस इतनी बड़ी है तो बस को बहुत बड़ा नहीं दिखाता, छोटा दिखाएगा, यानी कि आसपास का जो व्यू है, सड़क का जो व्यू है वो भी हमें दिखाई देगा। तो ये इसके पीछे का पर्पज होता है। तो कन्वेक्स मिरर हम याद करेंगे, तो आप याद करने के लिए कर सकते हो, आप स्कूटी, बाइक या कार जो भी यूज करते हो, तो जब भी आप उसको देखो तो आप हमेशा ये याद रखो ये हमारा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है या हमारा उत्तल दर्पण है। उसके बाद आते हैं फॉर्मूले पर, दर्पण फॉर्मूले पर। बस आप फॉर्मूला याद रख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत बड़े होते हैं सॉल्व करने में, तो वो जनरली एसएससी के एग्जाम्स में तो नहीं आते। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। अब f क्या है? f तो हमारी है फोकल लेंथ। v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसको कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं इमेज डिस्टेंस। पोल, जो भी मेजरमेंट होती है वो हम पोल से मेजर करते हैं। पोल से इमेज के बीच की जो दूरी है उसको हम v कहते हैं, इमेज दूरी। और पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, यहां से यहां तक स्केल से हम मेजर कर लें, ये u होता है, ऑब्जेक्ट दूरी होती है। इमेज दूरी का मतलब है मिरर के जो मध्य बिंदु है, पोल से इमेज कितनी दूर बनी है वो दूरी तो होगी इमेज दूरी, और जो आपका ऑब्जेक्ट आपने मिरर से कितनी दूरी पर रखा था वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी कि हमारा क्या, कहां पर हमने वस्तु रखी है। एक और चीज, जो भी हमारी ये होती है, मेजरमेंट होती है, हम जैसे पोल से मेजरमेंट करते हैं, तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, मैथ्स में हम अगर इस तरह से देखें तो यहाँ हम 0 मानते हैं, इधर हम पॉजिटिव 1 2 3 इस तरह से, यहाँ पे -1 -2, मैथ्स में ऐसे करते हैं, इसको ओरिजिन मानकर, ओरिजिन से राइट साइड में सारी चीजें पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो सेम उसी तरह से मिरर में होता है कि जो पोल होता है, पोल से राइट साइड में अगर हम मेजरमेंट करेंगे उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, यानी कि मान लो यहाँ v है, v मान लो ये हमारी 1 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे v = +1 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर वाली सारी चीजें पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो सारी चीजें कैसी होंगी? नेगेटिव। तो ये मान लो हमारा 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो u को क्या कहेंगे? हम u कहेंगे -3 सेंटीमीटर, यानी कि पोल से लेफ्ट में सारी चीजें नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। उसी तरह से पोल के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर वाली चीजें सारी पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव, जैसे इसमें करते हैं ना 1 2 3, और इधर करेंगे तो -1 -2, सेम उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या पॉजिटिव का? ये जो ऑब्जेक्ट रखा है आपने मान लो ये कैंडल रखी है, कैंडल है आपकी 2 मीटर की,
2 सेंटीमीटर की, तो 2 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो हाइट कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब इमेज की हाइट मान लो 0.5 सेंटीमीटर है, तो ऊपर की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव। और अगर हम बात करें इन केसेस में तो उल्टी बन रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे बनेगी तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, मान लो ये 1 सेंटीमीटर की हाइट है, तो हम कहेंगे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच से हाइट, ओ से सॉरी इमेज, एच जो हाइट है इमेज की, आई इमेज, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर तो है, लेकिन कैसी है, माइनस लगा दें क्योंकि ये नीचे की तरफ है। अब फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1 फोकल लेंथ बराबर होगा 1 इमेज की दूरी और 1 ऑब्जेक्ट की दूरी। उसके बाद है मैग्निफिकेशन या आवर्धन। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना। मैग्निफिकेशन में पहले ही बता चुकी हूँ आपको। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कोई भी मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कितना बड़ा करके दिखा पाता है। यानी कि मान लो ऑब्जेक्ट तो आपका 5 मीटर का और इमेज आपकी बन रही है 10 मीटर की, तो उसने क्या किया, आपकी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा करके दिखा दिया। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम कहेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है, ये रेशियो है, अनुपात है। किसका अनुपात है, इमेज की हाइट का अनुपात और ऑब्जेक्ट की हाइट का अनुपात है। और दूसरे केस में अगर हम कहें, ये भी कह सकते हैं -v/u। -v/u का मतलब क्या है, माइनस तो लगाना ही है आपको। मिरर के केस में v है कि इमेज दूरी, आपकी इमेज दूरी कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पे बनाया 10 मीटर पे। u आपका ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा था, 10 मीटर पे रखा था, 11 मीटर पे। तो यहाँ से अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट यूं इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, कई बार आ जाता है कि अगर इमेज हमारी 10 मीटर की बन रही है तो, और मैग्निफिकेशन अगर आपको hi दे दिया और मैग्निफिकेशन दे दिया उसका 2 दे दिया मैग्निफिकेशन, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपसे पूछ लिया, तो वैल्यूज आप पुट करके यहाँ से निकाल लोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, मैग्निफिकेशन फॉर द प्लेन मिरर कितना होगा, +1 होगा। क्यों होगा, आप सभी को पता है प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट बराबर होती है। जैसे अगर आप शीशे के सामने खड़े हो, अगर आप 5 फुट के, तो 5 फुट की इमेज बनेगी। तो हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप 5 फुट के हो, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 5 फुट का है, तो इमेज भी कितने की बनेगी, 5 फुट की बनेगी, यानी कि कितना आएगा, 1 आएगा। अब बात रहेगी प्लस की। प्लस क्यों आ रहा है, आपको पता है, आप शीशे में जब आप देखते हो तो सीधी इमेज बनेगी, तो ये पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, इमेज भी पॉजिटिव, यानी कि सीधी बन रही है, तो इट मीन्स कैसा होगा, प्लस। तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के लिए +1 होती है। इसके बाद आते हैं कन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन पे। तो कन्वेक्स मिरर हमने अभी पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर हमेशा ही आभासी इमेज बनाएगा, और तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो <1 और पॉजिटिव होगा। <1 क्यों होगा, क्योंकि छोटी इमेज बनाता है। छोटी इमेज बनाएगा, यानी कि जो हाइट है इमेज की और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। मान लिया हमने ऑब्जेक्ट तो रखा था 5 सेंटीमीटर का, और वो इमेज कैसी बना रहा है, वो इमेज हमेशा ही छोटी बना रहा है। यानी कि हम ये कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर की इमेज बनाई उसने, हमने 5 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट रखा, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा ही क्या आएगा, <1 आएगा। ये जो क्वांटिटी आएगी <1, तो <1 होगा और पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आभासी बना रहा है, तो सीधा बना रहा है, तो हमेशा मुख्य एक्स के ऊपर बना रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना रहा है। अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग केस में वो अलग अलग तरह की इमेज बना रहा है। कभी वो बराबर साइज की बना रहा है, कभी वो, अगर अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि वो बराबर कब बना रहा है।
M1 कब होगा? अब M1 तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बराबर हो, और वो कब था? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? एट C पर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तब। और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो अगर हमने ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी? नीचे की तरफ बनी थी। तो इसी तरह से ये अलग अलग होगा इन सभी का, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है। अब बात करें अगर हम कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 और नेगेटिव कब होगा? जब वो इन्फिनिटी के पर रखा हो या तो, या फिर इन्फिनिटी और C के बीच में रखा हो। यानी कि लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? कि इमेज छोटी बनेगी। और ग्रेटर देन 1 कब बनेगा? ग्रेटर देन 1 कब बना था? ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि इमेज बड़ी बन रही है। तो इमेज एक तो बनी थी जब वो आभासी बना रहा था फोकस और पोल के बीच में, तो आभासी बनी, सीधी बनी थी तो पॉजिटिव बनी थी। और फोकस पे रखें या तो इन्फिनिटी पे बना रहा था, C और F के बीच में रख रहे थे तो बियॉन्ड C बना रहा था, तो उसमें नेगेटिव बनी थी। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ पूछ ली, तो आपने एक फॉर्मूला किया था, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बारे में बताना है कि फोकस लाइज इन द फ्रंट ऑफ इट एंड द रेडियस ऑफ बिहाइंड इट। कनकेव मिरर कौन सा था? कनकेव मिरर ये था हमारा, इस तरह का मिरर था, तो इसमें फोकस भी आगे की तरफ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आगे की तरफ था। अगर हम कनकेव की बात करते, करते तो उसमें फोकस पीछे की तरफ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे की तरफ था। तो अब हम देख लें, फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, गलत हो जाएगा। फोकल लेंथ एंड रेडियस बोथ लाइज फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के सामने। अगला क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज सुटेबल टू यूज एज द शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में कौन सा यूज होगा? कनकेव मिरर यूज होगा, जिसमें बड़ा भी करके दिखाए और सीधा भी दिखाए। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द कनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में कौन सी इमेज यूज करी थी हमने? लास्ट वाला केस, जिसमें वो सीधा भी दिखा रहा था और बड़ा भी दिखाया था, और वो एक ही केस था जिसमें वो वर्चुअल इमेज बना रहा था, बाकी सभी में तो रियल बनाता था वो। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर? नहीं। बिटवीन पोल एंड फोकस? यस, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि बिल्कुल मिरर के नजदीक जब हमने रखा था तब हमें ये इमेज मिली थी। नेक्स्ट है इफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। लेंस के केस में भी आगे लेंस पढ़ेंगे तब भी पूछा, उसमें भी आता है ये क्वेश्चन। और मिरर, अब मिरर चाहे कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स हो, चाहे प्लेन मिरर हो, ध्यान रखना है आपने, चाहे उसको हम किसी में वाटर में डिप कर रहे हैं या हनी में डिप करें, किसी में भी डिप करें, उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, रिमेन अनचेंज्ड। बात हो रही है मिरर की। अगर लेंस की होती तो चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। अगर लेंस को हम किसी अनदर लिक्विड में डिप करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। मिरर को कहीं भी डिप करो, किसी भी मिरर को किसी में भी डिप करो, हमेशा उसकी फोकल लेंथ अनचेंज रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, द इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब आप बताओ, आपने पढ़े थे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में हमने अगर एक फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कह रहा है कि हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर रखें, तो अगर हम इधर ले, पहले क्या था, यहाँ पे रख रहे थे, अगर हमने यहाँ रखी होती तो यहीं बनती, इधर लेकर आए हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ सरकेगी? यहाँ से आगे सरक जाएगी, तो कहाँ बन जाएगा? बियॉन्ड C बनेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो magnification of convex mirror is +2 if the height of the object is 10 centimeter, the height of the image will be। magnification दे दिया आपको +2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन अनुपात है, रेशियो है, ऊपर आएगा हाइट इमेज की और नीचे आएगी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, m की जगह हमने 2 रख दिया, जो हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालनी ही है, ऑब्जेक्ट की जगह हमने 10 रख दिया, तो यहाँ से करेंगे +20 आ जाएगा, +20 सेंटीमीटर। Where is the image formed when an object is placed beyond the center of curvature of concave mirror? Beyond the center of curvature रखा था तो कहाँ बना था? Between C और F के बीच में बना था, between focus and center of curvature।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे कंसेप्ट जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे सब क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के बारे में प्लीज़ सभी फीडबैक जरूर दें, जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।